राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता की आंतरिक व राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है अपराध के कितने चरण होते हैं, अर्थात कोई कार्य कितने चरणों से होकर गुजरने पर अपराध बनता है। तो अपराध के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण आशय, द्वितीय चरण तैयारी, तृतीय चरण प्रयत्न और चौथा चरण होता है अपराध का पूर्ण होना। तो कोई कार्य 4 चरणों से होकर गुजरने के पश्चात अपराध बनता है। तो जो प्रथम चरण है वह है आशय, इंटेंशन। आशय अपराध का प्रथम चरण होता है। जिस उद्देश्य से कार्य किया जाता है उसे आशय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को किस उद्देश्य से करता है इसे ही आशय कहते हैं। कोई कार्य किस आशय से किया जाता है ये जानना कठिन कार्य है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को किस उद्देश्य से कर रहा है, किस आशय से कर रहा है, किस इरादे से कर रहा है, ये जानना कठिन कार्य होता है, क्योंकि आशय एक मानसिक स्थिति है। इस वजह से आशय को जानना कठिन है, क्योंकि आशय एक मानसिक स्थिति है कि व्यक्ति के मन में क्या है, ये जानना कठिन कार्य है। आशय को आपराधिक विधि के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है। आशय मात्र को आपराधिक विधि में दंडनीय नहीं बनाया गया है, अर्थात अपराध के प्रथम चरण आशय को आपराधिक विधि के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि ए व्यक्ति का आशय बी व्यक्ति की हत्या कारित करना है, यदि ए व्यक्ति बी व्यक्ति की हत्या कारित करने का आशय बनाता है और आशय बनाने के पश्चात आगे वह कुछ भी कार्य नहीं करता, तो वह अपराध के प्रथम चरण में ही है, अर्थात आशय में। तो प्रथम चरण में होने के कारण वह किसी भी अपराध से दंडनीय नहीं है, क्योंकि ये अपराध का प्रथम चरण है। आशय मात्र को ही आपराधिक विधि के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति लूट कारित करने का आशय बनाता है या चोरी कारित करने का आशय बनाता है, तो आशय मात्र को ही आपराधिक विधि के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है। अब नेक्स्ट अपराध का दूसरा चरण तैयारी, प्रिपरेशन। तैयारी अपराध का दूसरा चरण है। यह चरण वह चरण है जहाँ अभियुक्त पहले प्रक्रम से होकर गुजरने के पश्चात, अर्थात यदि अभियुक्त ने पहले चरण मतलब आशय बना लिया, आशय बनाने के पश्चात वह कुछ आगे बढ़ता है और अपराध जिसे कारित करने का उसने आशय बनाया है वह अपराध करने के लिए तैयारी करने लगता है। तो तैयारी कौन सा चरण है? दूसरा चरण। जब व्यक्ति आशय बना लेता है और उस आशय बनाने के पश्चात कुछ आगे बढ़ता है और उस अपराध को कारित करने के लिए तैयारी करता है, मतलब कुछ संसाधन जुटाता है, तो वह अपराध के द्वितीय चरण में पहुंच जाता है, मतलब तैयारी के चरण में अपराधी पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने शत्रु की हत्या करने का आशय बनाया, तो प्रथम चरण हो गया आशय। अब आशय बना लिया, आशय बनाने के पश्चात क्या किया उसने, तो वह हत्या करने के लिए कोई साधन मतलब कोई भी संसाधन, वेपन, हथियार का प्रबंध करेगा। जैसे यदि हत्या जहर दे के करनी है तो वह जहर का प्रबंध करेगा। इसी प्रकार यदि हत्या गोली चलाकर करनी है तो वह रिवॉल्वर का प्रबंध करेगा, या हत्या तलवार से करनी है तो वह तलवार का प्रबंध करेगा। ये करना तैयारी के प्रक्रम में आता है। यदि व्यक्ति कोई भी आशय बना लेता है अपराध करने के लिए और आशय बनाने के पश्चात कुछ आगे बढ़ता है, मतलब उस अपराध को कारित करने के लिए वेपन्स मतलब साधनों का प्रबंध करता है, कोई साधन जुटाता है, तो वह अपराध के
द्वितीय चरण में पहुंच जाता है, अर्थात अपराध की द्वितीय चरण तैयारी के प्रक्रम पर पहुंच जाता है। और अपराध के दूसरे चरण को अर्थात तैयारी को भी आपराधिक विधि के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है। तो अपराध के दूसरे चरण अर्थात तैयारी को आपराधिक विधि के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है, परंतु कुछ तैयारियों को भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय बनाया गया है। जैसे धारा 122 के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, यदि कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करता है तो तैयारी मात्र को ही भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के तहत दंडनीय बनाया गया है। इसी प्रकार धारा 126 के अंतर्गत भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूट कार्य करने की यदि व्यक्ति तैयारी करता है तो तैयारी मात्र को ही भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय बनाया गया है। इसी प्रकार धारा 399 में डकैती करने की तैयारी, यदि कोई डकैती करने की तैयारी करता है तो धारा 399 के तहत वह दंडनीय होगा। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 233, 234, 235, धारा 256 और 257 के अंतर्गत सिक्के या स्टाम्प के कूटकरण के उपकरण अगर वह बनाता है, बेचता है और अपने कब्जे में रखता है तो भी वह उसको दंडनीय बनाया गया है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 242, 243, 259 और 266 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कूटकर सिक्के, मिथ्या बाट और कूट रचित दस्तावेज अपने कब्जे में रखता है तो इसको भी दंडनीय बनाया गया है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 472 से धारा 476 के तहत यदि कोई व्यक्ति कूटकर मुद्रा आदि बनाता है, अपने कब्जे में रखता है तो इसको दंडनीय बनाया गया है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 485 और 486 के तहत यदि संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना, उसके कब्जे में रखना या कूटकर संपत्ति चिन्ह से चिन्ह अपने कब्जे में रखता है तो वह दंडनीय है। अतः अपराध की दूसरे चरण मतलब तैयारी प्रक्रम को आपराधिक विधि के अंतर्गत दंडनीय नहीं बनाया गया है, परंतु कुछ तैयारियों को भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। अब नेक्स्ट अपराध का तीसरा चरण प्रयत्न। यदि अपराधी तैयारी करने के पश्चात कुछ आगे बढ़ जाता है, मतलब जब उसने तैयारी कर ली और तैयारी के पश्चात कुछ और आगे बढ़ता है तो वह तीसरे चरण में अर्थात प्रयत्न के चरण में प्रवेश करता है। यदि किसी व्यक्ति ने आशय बनाया, आशय बनाने के पश्चात उसने तैयारी की, दूसरे चरण में पहुंच के अब दूसरे चरण के पश्चात वह कुछ आगे बढ़ता है तो वह तीसरे चरण में अर्थात प्रयत्न के चरण में प्रवेश कर जाता है। उदाहरण के लिए यदि अभियुक्त रिवॉल्वर प्राप्त करने के पश्चात अपने शत्रु पर गोली चलाता है, परंतु गोली किसी कारण से वह शत्रु के नज़दीक से होकर गुजर जाती है तो वह हत्या का प्रयत्न कहलाएगा। अर्थात अपराध का तीसरा चरण होगा। अपराध के तीसरे चरण को आपराधिक विधि के तहत दंडनीय बनाया गया है। तो अपराध के तीसरे चरण को आपराधिक विधि के तहत दंडनीय बनाया गया है। अतः अभियुक्त प्रयत्न के लिए दंडनीय होगा। उदाहरण के लिए हत्या करने का अगर प्रयत्न करता है तो धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा। इसी प्रकार आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो धारा 309 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा। और इसी प्रकार यदि लूट करने का प्रयत्न करता है तो धारा 393 आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। और यदि किसी अपराध के प्रयत्न को भारतीय दंड संहिता में विधिनिष्ठ रूप से दंडनीय नहीं बनाया गया है तो धारा 511 के तहत वह प्रयत्न के लिए दंडनीय होगा। तो धारा 511 उन प्रयत्नों से संबंधित है जिनके लिए संहिता में कोई अन्य धारा नहीं है। यदि भारतीय दंड संहिता में किसी प्रयत्न को अलग से दंडित नहीं किया गया है तो वह व्यक्ति धारा 511 के अंतर्गत दंडनीय होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी संदूक को तोड़कर उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, परंतु उसको उस संदूक को खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि इसमें कोई आभूषण नहीं है, तो वह चोरी के
प्रयत्न के लिए दंडनीय होगा। क्यों? क्योंकि वह चोरी करने में असफल रहा, तो वह चोरी के प्रयत्न मतलब तृतीय चरण में था, इसलिए वह चोरी के प्रयत्न के लिए दंडनीय होगा। यदि वह सफल हो जाता आभूषण चुराने में तो वह चौथे चरण में आ जाता। दूसरा उदाहरण लें, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जेब में कुछ चुराने के आशय से अपना हाथ डालता है और उस व्यक्ति की जेब में कुछ भी नहीं होने के परिणाम स्वरूप वह असफल रहता है, तो कहने धारा 511 के अंतर्गत अर्थात चोरी करने के प्रयत्न के लिए वह दंडनीय होगा। तो आपराधिक विधि के अंतर्गत तीसरे चरण अर्थात प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। नेक्स्ट चौथा चरण आता है अपराध का पूर्ण होना। जब अभियुक्त तीसरे चरण में अर्थात प्रयत्न में सफल होगा तभी वह चौथे चरण में अर्थात अपराध पूर्ण होने के चरण में पहुंचेगा। यदि अभियुक्त तीसरे चरण में पहुंचने के पश्चात अगर वो उसमें सफल हो जाता है तो वह चौथे चरण अर्थात अपराध के पूर्ण होने के चरण में पहुंचेगा। यदि वह प्रयत्न में सफल नहीं होगा तो अपराध कभी पूर्ण होगा ही नहीं। यदि अभियुक्त व्यक्ति अपराध के प्रयत्न में सफल नहीं होगा तो अपराध कभी भी पूर्ण नहीं हो सकेगा, वह अपराध के तृतीय चरण में ही रहेगा अर्थात अपराध के प्रयत्न में ही वह रहेगा। अतः आपराधिक विधि के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय चरण आशय व तैयारी को दंडनीय नहीं बनाया गया, परंतु कुछ तैयारी को भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया। अपराध के तृतीय चरण अर्थात प्रयत्न को और चौथे चरण अपराध के पूर्ण होने को आपराधिक विधि के तहत दंडनीय बनाया गया है। थैंक यू।